हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को लोक प्रशासन का अर्थ, परिभाषा तथा लोक प्रशासन का क्षेत्र से अवगत कराया था। इसके साथ ही साथ मैंने बीए 5th सेमेस्टर का बीए 3rd ईयर 5th सेमेस्टर का प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मैंने सिलेबस भी आप लोगों को बताया था, पाठ्यक्रम भी बताया था कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। जैसा कि 3 पेपर है। पहला पेपर है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, पहला पेपर है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। दूसरा पेपर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और तीसरा पेपर है पब्लिक पॉलिसी। तो 2 ही पेपर आपको पढ़ना है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से फर्स्ट यूनिट शुरू किया है, जिसमें मैंने लोक प्रशासन का अर्थ, परिभाषा और क्षेत्र बता दिया है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को लोक प्रशासन की प्रकृति के बारे में बताने जा रहा हूँ कि लोक प्रशासन की प्रकृति क्या होती है। इसके साथ ही साथ मैं इस वीडियो में आप लोगों को लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानताएं और असमानताओं से भी अवगत कराऊंगा कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या समानता है और क्या अंतर है। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन कैसे समान है और कैसे अलग है, तो इस पर भी मैं फोकस करूंगा। तो आइए चलते हैं लोक प्रशासन की प्रकृति की तरफ। जैसा कि लोक प्रशासन की जो प्रकृति है, प्रकृति का मतलब नेचर अर्थात स्वभाव। प्रकृति का तात्पर्य क्या होता है? स्वभाव, नेचर, जिसको हम कहते हैं या गुण कहते हैं या विशेषताएं भी कह सकते हैं, विशेषताएं भी कहते हैं। जैसे हर वस्तु की एक प्रकृति होती है। जैसे कि फूल की प्रकृति होती है सुगंध देना और विभिन्न गुणों से युक्त होता है। कुछ फूल लाल होते हैं, कुछ हरे होते हैं, कुछ सफ़ेद होते हैं। तो हर फूलों के अपने अलग अलग गुण होती है, अलग अलग प्रकृति होती है, अलग अलग विशेषताएं होती हैं। कुछ फूल सुगंध देते हैं, कुछ फूल सुगंध नहीं देते हैं। इसी तरह से हर विषय की अपनी प्रकृति होती है कि उसकी, जैसे राजनीति विज्ञान की प्रकृति है, इतिहास की प्रकृति है, वगैरह वगैरह। तो लोक प्रशासन की भी प्रकृति होती है। तो लोक प्रशासन की प्रकृति को लेकर 2 दृष्टिकोण व्याप्त हैं। पहला दृष्टिकोण है एकीकृत दृष्टिकोण और दूसरा है प्रबंधात्मक दृष्टिकोण। पहला है इंटीग्रेटेड, एकीकृत दृष्टिकोण, इंटीग्रेटेड दृष्टिकोण। दूसरा है प्रबंधात्मक दृष्टिकोण। ये जो एकीकृत दृष्टिकोण है, यह दृष्टिकोण अपने में, यानी कि लोक प्रशासन में सभी विषयों को लेकर चलता है। सभी विषयों का तात्पर्य है कि लोक प्रशासन से संबंधित जितने भी पहलू होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन, राज्य प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन और प्रशासन के जितने भी अंग होते हैं, प्रशासन में जितनी भी बातें समाहित होती हैं, सबको लेकर चलती है। सभी चीज़ इसमें समाहित होती है। तो ये जो एकीकृत दृष्टिकोण है, इसके अनुसार लोक प्रशासन निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संपादित की जाने वाली क्रियाओं का योग है, समस्त क्रियाओं का योग है। इन क्रियाओं और इन कार्यकलापों में न केवल प्रबंधकीय या तकनीकी कार्य शामिल है, बल्कि शारीरिक और लिपिकीय कार्य भी शामिल हैं। इसमें हम केवल प्रबंधकीय कार्य शामिल कर सकते हैं। न केवल प्रबंधकीय कार्य शामिल कर सकते हैं, न केवल तकनीकी कार्य शामिल कर सकते हैं, बल्कि इसमें सभी कार्य शामिल किया जा सकता है। यानी कि जो शरीर से किए जाते हैं, जो शारीरिक शरीर के द्वारा किया जाता है, या जो शरीर का मतलब श्रम के द्वारा जो किया जाता है, और जो लिपिकीय कार्य होते हैं, वह भी शामिल होते हैं। तकनीकी और लिपिकीय कार्य भी शामिल होते हैं। लोक प्रशासन के अंतर्गत अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए जितने भी कार्य होते हैं, सब कुछ इसमें शामिल होते हैं। तो इस प्रकार एकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत एक उद्यम में कार्यरत संदेशवाहक, चौकीदार, फोरमैन, सफाई कर्मचारी से लेकर संचालकों तथा प्रबंधकों तक के कार्यों को प्रशासन की संज्ञा देते हैं।
यानी कि वह चाहे सफाई कर्मचारी कार्य करते हों, चाहे एक लिपिक कार्यकर्ता हो, चाहे फोरमैन कार्यकर्ता हो, चाहे चौकीदार कार्यकर्ता हो, सब प्रशासन की श्रेणी में आता है। चाहे वह प्रबंधक कार्य करते हों, चाहे वह प्रबंधक कार्य करते हों, सभी की कार्यों को हम प्रशासन की संज्ञा दे सकते हैं। और यही क्या है, एकीकृत दृष्टिकोण, यानी कि एक डीएम से लेकर पियून तक, चपरासी तक जो भी कार्य करते हैं प्रशासन के लिए, जनहित के लिए, जनता के लिए जो भी कार्य करते हैं, सब लोक प्रशासन के अंतर्गत शामिल होते हैं। या हम कह सकते हैं कि केंद्रीय कार्यपालिका से लेके लोकल गवर्नमेंट तक जो भी कार्य किए जाते हैं जनहित के लिए, सब सारे कार्य लोक प्रशासन के क्षेत्र, लोक प्रशासन के दायरे में आते हैं। सारे कार्य लोक प्रशासन के दायरे में आते हैं, यानी कि छोटे कार्य से लेके बड़े बड़े कार्यों तक को हम लोक प्रशासन में रखते हैं। चाहे छोटे अधिकारी के द्वारा कार्य किया जाए या बड़े अधिकारी के द्वारा कार्य किया जाए, सारे कार्यों को हम प्रशासन की श्रेणी में रखते हैं। इसमें हम छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े अधिकारियों तक के कार्यों को प्रशासन का एक भाग मानते हैं। जैसा कि यल डिवाइड करते हैं, यल डिवाइड कहते हैं कि यल डिवाइड ने यही दृष्टिकोण अपनाया है, यानी कि यल डिवाइड जो हैं वह एकीकृत दृष्टिकोण के समर्थक हैं। यल डिवाइड कहते हैं कि लोक प्रशासन का संबंध उन सभी कार्यों से है। यल डिवाइड कहते हैं कि लोक प्रशासन का संबंध उन सभी कार्यों से है जिनका प्रयोजन सार्वजनिक नीति को पूरा करना, या उसे क्रियान्वित करना होता है। यानी कि जिनका प्रयोजन सार्वजनिक नीति को पूरा करना या उसका क्रियान्वित करना होता है। इस परिभाषा में हम देखते हैं कि बहुत से क्षेत्रों की विशेषताएं आ जाती हैं। इस परिभाषा में बहुत सी क्षेत्रों की विशेषताएं आ जाती हैं, जैसे कि पत्र वितरण, सार्वजनिक भूमि का क्रय विक्रय, किसी संधि की वार्ता या घायल कर्मचारी को क्षतिपूर्ति देना, संक्रामक रोग से बीमार बच्चे का रक्षा करना, बीमार बच्चे को अन्य व्यक्तियों के संपर्क से बचाना, उनका इलाज करना और विभिन्न रोगों की रोकथाम करना, जनता के लिए सफाई संबंधी कार्य संचालित करना, सड़क पर से कूड़ा करकट हटाना, या फिर चाहे वह प्लूटोनियम का निर्माण हो या अणु शक्ति का प्रयोग है, सब कुछ प्रशासन की श्रेणी में आ जाता है। तो इस तरह से यल डिवाइड का कहना है कि लोक प्रशासन का संबंध उन सभी कार्यों से होता है, उन सभी क्रियाओं से होता है जो सार्वजनिक नीति को पूरा करने के लिए किया जाता है। जो लोक नीति को पूरा करने के लिए या उसको क्रियान्वित करने के लिए किया जाता है, उन सारे कार्यों को हम एकीकृत दृष्टिकोण में रखते हों। चाहे वह चिकित्सालय की स्थापना करना हो, चाहे वह रोगों की रोकथाम करना हो, चाहे परमाणु बम बनाना हो, चाहे अणुशक्ति बनाना हो, जितने छोटे कार्यों से लेकर बड़े कार्यों तक सब कुछ लोक प्रशासन की श्रेणी में आ जाता है। इसी तरह से दिमाग का कहना है, दिमाग का कहना है कि प्रशासन का संबंध क्या और कैसे से है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रशासन का संबंध क्या और कैसे से है, किसने कहा है? तो किसने कहा है? दिमाग ने कहा है। दिमाग का कहना है कि प्रशासन का संबंध क्या और कैसे से है। क्या जो है विषय सामग्री है। क्या का तात्पर्य क्या है? यह विषय सामग्री है। विषय सामग्री है या विषय वस्तु है, या फिर इसको हम कह सकते हैं ज्ञान है। विभिन्न समस्याओं का ज्ञान होता है। यानी कि क्या का तात्पर्य क्या होता है? विषय वस्तु होता है, विषय सामग्री होती है, या फिर ज्ञान होता है, जिससे कि कोई प्रशासक अपने को कार्य करने योग्य बनाता है। यानी कि किसी प्रशासक को जब तक समस्याओं का ज्ञान नहीं रहेगा, विषय का ज्ञान नहीं रहेगा, विषय वस्तु का ज्ञान नहीं रहेगा, तो वह किस तरह से विभिन्न समस्याओं को दूर करेगा। यानी कि समस्याओं को दूर करने के लिए जनता की समस्याओं को जानना जरूरी होता है, विषय को जानना जरूरी होता है। तो हमें एक प्रशासक को विषय का ज्ञान होना आवश्यक होता है, और जब विषय का ज्ञान होगा तभी वह समस्याओं को दूर कर सकता है, सार्वजनिक नीति को पूरा कर सकता है, जनता के लिए विभिन्न प्रकार की नीतियां बना सकता है। और वहीं जो कैसे का संबंध है, कैसे का संबंध प्रबंध तकनीकी से है। यानी कि जब हमें समस्याओं का पता चल जाएगा
तो हम उस कार्य को आसानी से कर सकते हैं। यानी कि कैसे की मतलब अब कैसे किया जाए। जनता के बीच समस्याएं हैं, हमको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, हमको ज्ञान हो जाता है कि जनता के बीच ये समस्याएं हैं या पब्लिक को ये समस्याएं हैं या अमुक क्षेत्र में ये समस्याएं हैं। जब हमें समस्या का ज्ञान हो जाता है तो समाधान करने के लिए हम तकनीक का प्रयोग करते हैं कि तकनीक कि हम कौन सी तकनीक लगाएं, किस प्रकार से समस्याओं को दूर करें। यानी कि कैसे जो है प्रबंध तकनीकी है जिससे कि कैसे जो है प्रबंध तकनीकी है जिसमें कि वह सारे सिद्धांत सम्मिलित हैं जिनके अनुसार सरकारी कार्यक्रम को सफल बनाया जा सकता है, तो यह प्रबंध तकनीकी है कि हम कार्यों को कैसे करें, हम कार्यों को कैसे संपादित करते हैं। और कैसे संपादित करने के लिए विभिन्न साधन होते हैं, नीतियां बनाई जाती हैं। जैसे कि भूखमरी की समस्याएं हैं, हमें समस्याएं पता चल जाती है कि लोग भूख से पीड़ित हैं या बीमारी से पीड़ित हैं, तो इसके लिए हम विभिन्न तकनीकियों का सहारा लेंगे, विभिन्न साधन का सहारा लेंगे। यानी कि भूख से पीड़ित है तो उसको हम भोजन वितरित कराएंगे या राशन वितरित कराएंगे। अगर बीमार है तो उसके लिए हम दवा की व्यवस्था करेंगे, डॉक्टर की व्यवस्था करेंगे, चिकित्सालय की व्यवस्था करेंगे। तो जब हमें समस्याओं का ज्ञान हो जाता है तो हम समाधान भी उसको विभिन्न प्रबंध तकनीकों के माध्यम से कर लेते हैं। इसीलिए दिमाग कहते हैं कि प्रशासन का संबंध क्या और कैसे से है। आइए अब दूसरा दृष्टिकोण देखते हैं, प्रबंधात्मक दृष्टिकोण। यानी कि एकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत आपने समझा कि प्रशासन के अंतर्गत सब कुछ शामिल होता है, चाहे वह सफाई का कार्य हो, चाहे वह देश को चलाने का कार्य हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में हो। सारे कार्य सरकार के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं, देश हित में किए जाते हैं, सार्वजनिक हित में किए जाते हैं, वो सारे कार्य लोक प्रशासन के क्षेत्र में आते हैं, लोक प्रशासन के दायरे में आते हैं। अब दूसरा दृष्टिकोण है प्रबंधात्मक दृष्टिकोण। यह दृष्टिकोण यह कहता है कि लोक प्रशासन का संबंध केवल प्रबंध से होता है, चाहे वह सरकारी प्रबंध हो या गैर सरकारी प्रबंध हो। यानी कि यह लोक प्रशासन के संबंध में संकुचित दृष्टिकोण है या जो लोक प्रशासन की प्रकृति का संकुचित अवधारणा है। इसके जो समर्थक हैं साइमन हैं, स्मिथबर्ग हैं और थॉमसन हैं। साइमन, स्मिथबर्ग और थॉमसन है। साइमन, स्मिथबर्ग और थॉमसन है। साइमन, स्मिथबर्ग और थॉमसन हैं जो प्रबंधात्मक दृष्टिकोण के समर्थक हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार केवल उन्हीं व्यक्तियों के कार्य को प्रशासन माना जा सकता है जो संगठन के प्रबंधकीय कार्यों में लगे होते हैं। उन्हीं कार्यों को हम प्रशासन मान सकते हैं। यानी कि जो मैनेजमेंट में लगे होते हैं वही कार्य प्रशासन के दायरे में आते हैं। इन्हीं व्यक्तियों के ऊपर प्रशासन को चलाने का कुशलतापूर्वक उत्तरदायित्व होता है। जैसे कि हम कार्यपालिका को ले सकते हैं। कार्यपालिका के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं वह केवल प्रशासन के दायरे में आते हैं, प्रशासन के क्षेत्र में आते हैं। यानी कि यह प्रबंधात्मक दृष्टिकोण है। लोक प्रशासन की प्रकृति का प्रबंधात्मक दृष्टिकोण है कि यह केवल कार्यपालिका के द्वारा किए जाते हैं या मैनेजमेंट के द्वारा किए जाते हैं। जो मैनेजमेंट के द्वारा किए जाते हैं वही कार्य प्रशासन के क्षेत्र में आते हैं। प्रबंधात्मक कार्य का लक्ष्य उद्यम की सभी संक्रियाओं का एकीकरण, यानी कि उद्यम की सभी संक्रियाओं का एकीकरण, नियंत्रण और समन्वय करना होता है। यानी कि उद्यम की जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन सभी क्रियाओं में यह प्रबंधात्मक दृष्टिकोण क्या करता है, एकीकरण करता है, समन्वयकरण करता है या समन्वित करता है और समन्वय का कार्य करता है। प्रबंधात्मक कार्य का लक्ष्य उद्यम की सभी संक्रियाओं का एकीकरण है, नियंत्रण है और समन्वय करना होता है, जिससे कि सभी क्रियाकलाप एक समन्वित प्रयत्न जैसे दिखाई पड़ते हों, जिससे कि सभी क्रियाकलाप एक समन्वित प्रयास की तरह से दिखाई पड़ते हों। यानी कि सभी ऐसा लगे कि सब कुछ सारे कार्य जो होते हैं वह केवल प्रबंधकों के द्वारा किया जाता है, वह केवल कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। साइमन और उनके सहयोगियों के अनुसार, साइमन कहते हैं
प्रशासन शब्द संकुचित अर्थों में आचरण के उन आदर्शों को प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है जो विभिन्न प्रकार के सहयोगी समूहों में समान होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के सहयोगी समूहों में समान रूप से पाए जाते हैं, जो न तो उस लक्ष्य विशेष पर ही आधारित होते हैं, जो न तो उस लक्ष्य विशेष पर आधारित होते हैं जिसकी प्राप्ति के लिए वह सहयोग करते हैं, और न ही उन विशेष औद्योगिक रीतियों पर ही आश्रित होते हैं जो उन लक्ष्यों के प्रयोग के लिए की जाती है, जो उन लक्ष्यों के प्रयोग के लिए की जाती है। तो इस तरह से साइमन कहते हैं कि जो प्रशासन का संबंध होता है वह केवल प्रबंधकीय कार्यों से होता है। इसी तरह से लूथर गुलिक भी कहते हैं। लूथर गुलिक, इनकी अवधारणा तो हम जानते ही हैं, हमने लूथर गुलिक के पोस्टकार्ब दृष्टिकोण को पढ़ा है। इस दृष्टिकोण के अनुसार भी यह परिलक्षित होता है कि लोक प्रशासन का संबंध केवल कार्यपालिका से संबंधित है या प्रबंधकीय कार्यों से संबंधित है, प्रबंधकीय कार्यों से ही संबंधित होता है। लूथर गुलिक का कहना है कि प्रशासन का संबंध कार्य पूरा किए जाने और निर्धारित उद्देश्यों की परिपूर्ति से है, कार्य पूरा किए जाने और निर्धारित उद्देश्यों की परिपूर्ति से है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो एकीकृत दृष्टिकोण है वह एक व्यापक अवधारणा को प्रस्तुत करता है, जबकि प्रबंधात्मक दृष्टिकोण एक संकुचित अवधारणा का प्रस्तुतिकरण करता है। एकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार सारे कार्य लोक प्रशासन में शामिल होते हैं, प्रबंधकीय दृष्टिकोण के अनुसार केवल कुछ कार्य ही प्रशासन के दायरे में शामिल होते हैं, यानी कुछ ही कार्य प्रशासन के क्षेत्र में होते हैं। एकीकृत दृष्टिकोण में उन सभी लोगों के कार्यकलाप शामिल होते हैं जो प्रशासन में लगे होते हैं। एकीकृत दृष्टिकोण में उन सभी लोगों के कार्य शामिल होते हैं जो प्रशासन के कार्यों में लगे होते हैं, जबकि प्रबंधात्मक दृष्टिकोण शीर्ष पर चंद व्यक्तियों के क्रियाकलापों तक ही सीमित होता है। प्रबंधात्मक दृष्टिकोण शीर्ष पर चंद व्यक्तियों के क्रियाकलापों तक ही सीमित होता है। एकीकृत दृष्टिकोण में जहां प्रशासन में शारीरिक क्रियाकलापों से लेकर प्रबंधकीय कार्यकलाप और गैर तकनीकी कार्यकलाप से लेकर तकनीकी कार्यकलाप सम्मिलित होते हैं, यानी कि इसमें तकनीकी भी सम्मिलित होते हैं, गैर तकनीकी कार्य भी सम्मिलित होते हैं। लेकिन प्रबंधकीय दृष्टिकोण में संगठन के प्रबंधकीय कार्यों को ही दृष्टि में रखा जाता है। प्रबंधकीय दृष्टिकोण की मानता है कि किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु व्यक्तियों और सामग्रियों का प्रयोग ही प्रशासन है। व्यक्तियों और सामग्रियों का प्रयोग ही प्रशासन है। यह प्रबंध का विशेष सेवायुक्त व्यवसाय है। प्रबंधक का कार्य संगठन करना तथा उद्देश्य की प्राप्ति हेतु जन तथा साधन सामग्री का प्रयोग करना है। संक्षेप में प्रशासन को प्रबंध की तकनीक ही मानना चाहिए। संक्षेप में प्रशासन को प्रबंध की तकनीक ही मानना चाहिए, क्योंकि सभी क्षेत्रों में क्रियाएं समान होती हैं, सभी क्षेत्रों में इसकी क्रियाएं समान होती हैं। लूथर गुलिक ने इस तकनीकी का सारांश संक्षेप में पोस्टकार्ड के रूप में वर्णित किया है। तो ये रहा लोक प्रशासन की प्रकृति, एकीकृत दृष्टिकोण और प्रबंधात्मक दृष्टिकोण। आइए अब चलते हैं लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानताएं और असमानताएं। आइए देखते हैं लोक प्रशासन और निजी प्रशासन, पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। यह सार्वजनिक प्रशासन क्या होता है, या लोक प्रशासन क्या होता है, निजी प्रशासन क्या होता है। लोक प्रशासन जो सरकारी अधिकारियों के द्वारा किया जाता है, निजी प्रशासन जो गैर सरकारी संगठनों के द्वारा किया जाता है, जैसे कि टाटा ग्रुप से, अंबानी ग्रुप से, बिड़ला ग्रुप से और विभिन्न प्राइवेट सेक्टर के जितने भी कार्य होते हैं वह सब निजी प्रशासन के दायरे में आते हैं, उसको हम निजी प्रशासन कहते हैं। और जब सरकार के द्वारा कार्य किए जाते हैं तो उसको सरकारी प्रशासन, उसको सरकारी प्रशासन या सार्वजनिक प्रशासन या लोक प्रशासन के नाम से जाना जाता है। तो आइए देखते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानता क्या है। पहले हम समानता को ध्यान में रखते हैं, समानता को देखते हैं। समानता, कुछ विचारक ऐसे हैं जो यह मानते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन किसी भी दृष्टि से अलग नहीं हैं। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन एक ही हैं, जैसे कि हेनरी फेयोल हैं, मेरी पी फॉलेट हैं। हेनरी फेयोल, मेरी पी फॉलेट, जिसको हम एमपी फॉलेट भी कहते हैं, मेरी पी फॉलेट हैं। यल उर्विक हैं, यल
उर्विक हैं, यन उर्विक, हेनरी फेयोल, मेरी फॉलेट और उर्विक यह मानते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन एक ही है, इसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं है कि चाहे वह किसी प्रकार का प्रशासन हो, सारे प्रशासन एक जैसे ही होते हैं। वह लोक प्रशासन में और निजी प्रशासन में किसी प्रकार का अंतर नहीं मानते। हेनरी फेयोल का कहना है, हेनरी फेयोल कहते हैं कि अब हमारे समक्ष कई प्रशासनिक विज्ञान नहीं हैं, बल्कि केवल एक ही है जिसे लोक तथा निजी दोनों ही प्रशासनों के लिए समान रूप से भलीभांति प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं समानताएं। पहली समानता है कुशल एवं योग्य व्यक्तियों द्वारा प्रशासन। पहला लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में पहली समानता है कुशल एवं योग्य व्यक्तियों द्वारा प्रशासन। चाहे वह लोक प्रशासन हो, चाहे निजी प्रशासन हो, चाहे सरकारी फैक्ट्री हो, चाहे प्राइवेट फैक्ट्री हो, सब में योग्य लोगों की ज़रूरत होती है। योग्य और कुशल विशेषज्ञ प्रशासकों की ज़रूरत होती है। जैसे कि एक मिल का या एक कारखाना का, एक फैक्ट्री का जो एमडी होता है, उसके अंदर कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। उसके अंदर योग्यता होती है, अनुभव होता है, वही वहाँ का एमडी होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, वही वहाँ का एमडी होता है, या वहाँ का जीएम होता है, जिसको हम जनरल मैनेजर कहते हैं। और उसके अंदर कुछ खूबियाँ पाई जाती हैं। जब तक उसके अंदर योग्यता न होगी, प्रशासकीय गुण न होंगे, अनुभव नहीं होगा, तब तक वह संगठन को चला नहीं सकता है, तब तक वह संस्था को चला नहीं सकता है। तो चाहे वह सरकार के क्षेत्र में हो, या चाहे वह लोक सेवा के क्षेत्र में हो, चाहे निजी सेवा के क्षेत्र में हो, सब में योग्य और कुशल प्रशासकों की जरूरत पड़ती है। जो प्रबंध संबंधी तकनीकी होती है, वह प्रबंध संबंधी तकनीक की भी समानता होती है, चाहे वह लोक प्रशासन हो, चाहे निजी प्रशासन हो, सब में हम देखते हैं कि तकनीकी समान ही होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो निजी प्रशासन होते हैं उसमें तकनीकी और भी अच्छी होती है, वह और भी तकनीकी अच्छी होती है। और जो सरकारी प्रशासन होता है या जो लोक प्रशासन है, लोक प्रशासन में तकनीकी उतनी उत्तम नहीं हो सकती है, लेकिन जो निजी प्रशासन होता है उसमें तकनीकी उत्तम हो सकती है। जो प्रबंध संबंधी जो जितनी तकनीकी पाई जाती है, करीब लगभग वह भी समान होती हैं। लोग जो निजी सेक्टर के कंपनियां होती हैं, वह भी कार्य उसी तरह से करती हैं जिस तरह से सरकारी सेक्टर की कंपनियां करती हैं। तो प्रबंध की जो तकनीकी होती है, लोगों की समान होती हैं। प्रबंध तकनीकी संबंधी समानताएं दोनों में होती हैं। जनसंपर्क की समानता होती है। जो पब्लिक सेक्टर के होते हैं, जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां होती हैं या पब्लिक सेक्टर के जो कर्मचारी होते हैं, वह भी अपने उत्पाद को बढ़ाने के लिए प्रचार प्रसार करते रहते हैं, जनता से संवाद स्थापित करते रहते हैं। इसी तरह से सरकारी क्षेत्रों में भी हम देख सकते हैं कि जो सरकारी सेवक होते हैं, वह भी जनता के बीच जाकर जनता की समस्याओं से जनता की समस्याओं को जानते हैं, जनता से सीधा संवाद स्थापित करते हैं। जैसे कि मुख्यमंत्री, हम देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, ये हम वर्तमान में देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री, वह जनता से सीधे संवाद स्थापित करते हैं, जनता की समस्याओं को सुनते हैं और विभिन्न अधिकारियों को निर्देश देते हैं। उस समस्याओं के अकॉर्डिंग विभिन्न अधिकारियों को निर्देश देते हैं और उनकी समस्याओं को दूर किया जाता है। तो सीधे जनता से संवाद स्थापित करने की प्रक्रिया दोनों में समान होती है। सीधे जनता से संवाद स्थापित करने की प्रक्रिया दोनों में समान होती है। दोनों जनसंपर्क यानी कि एडवर्टाइज करते रहते हैं, अपने कार्यों के, अपने उत्पादों का एडवर्टाइज करते रहते हैं, चाहे वह सरकारी क्षेत्र में के हों, चाहे वह प्राइवेट क्षेत्र के हों, चाहे वह लोक प्रशासन हो या निजी प्रशासन हो। अन्वेषण की समानता, हम जब तक अन्वेषण नहीं करते हैं यानी कि रिसर्च नहीं करते हैं, तब तक हम कुछ समाज को या देश को नया नहीं दे सकते हैं। तो जो रिसर्च किया जाता है वह प्राइवेट सेक्टर में भी रिसर्च किया जाता है और पब्लिक सेक्टर में भी रिसर्च किया जाता है। नए नए चीज़ों की खोज की जाती है, नए चीज़ों की खोज की जाती है, नए नए उपकरणों की खोज की जाती है, नए नए तकनीकियों की खोज की जाती है। और इन नए तकनीकियों के द्वारा हम एक प्रशासन में नवाचार लाते हैं। नवाचार का मतलब नई तकनीकों के द्वारा कार्य किया जाता है। नवाचार का मतलब होता है नई तकनीकों के द्वारा कार्य करना। तो जो रिसर्च सेक्टर होता है, वह हर रिसर्च सेक्टर होता है, जो अन्वेषण की समानता होती है वह पब्लिक सेक्टर में भी होती है और प्राइवेट सेक्टर में भी होती है। वह अपने कार्यों को उत्तम बनाने के लिए, अपने उत्पादों को, अपने प्रोडक्ट को उत्तम बनाने के लिए वह नए नए रिसर्च
करते रहते हैं ताकि उनकी क्वालिटी बरकरार रहे, क्वालिटी उनकी गुणवत्ता बनी रहे, ताकि वो गुणवत्ता बनी रहे। जैसे हम प्रशासन के लोक प्रशासन के क्षेत्र में देख सकते हैं कि वहाँ पर भी विभिन्न सर्वे के कार्य किए जाते हैं, अन्वेषण के कार्य किए जाते हैं। अन्वेषण के द्वारा विभिन्न समस्याओं का पता लगाया जाता है, विभिन्न समस्याओं का पता लगाकर वहाँ की समस्याओं को दूर किया जा सकता है। इसी तरह से निजी सेक्टर में भी जो निजी सेक्टर के कर्मचारी होते हैं वह भी अन्वेषण का सहारा लेकर विभिन्न समस्याओं का पता लगाते हैं और अपने माध्यम से उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो निजी सेक्टर के कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, वह भी अन्वेषण के द्वारा अपने संगठन का उत्थान का कार्य करते हैं, संगठन के उत्थान का कार्य करते हैं। प्रगति एवं विकास का सिद्धांत, जो प्रगति है या विकास का सिद्धांत, यह दोनों क्षेत्रों में होता है, चाहे वह लोक प्रशासन के क्षेत्र में हो, चाहे वह निजी प्रशासन के क्षेत्र में हो। प्रगति और विकास का सिद्धांत, प्रगति और विकास के सिद्धांत दोनों ही प्रशासकों की आंतरिक शक्तियों के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। प्रगति और विकास का सिद्धांत दोनों ही प्रशासक की आंतरिक शक्तियों से आगे बढ़ते रहते हैं। प्रशासन चाहे सरकारी हो या निजी, प्रशासन तभी प्रगति कर सकता है, प्रशासन चाहे सरकारी हो चाहे निजी, प्रगति तभी कर सकता है जब इसका आंतरिक संगठन कुशल और दृढ़ हो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानताएं भी देखने को मिलती हैं। दोनों का कार्य करने का तरीका एक होता है, दोनों का लक्ष्य प्राप्त करने का तरीका एक होता है, उसमें कुछ समानताएं पाई जाती हैं, लेकिन समानताएं होने के साथ साथ असमानता भी उसमें मिलती हैं। आइए हम देखते हैं असमानता। कुछ ऐसे विचारक हैं जो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को असमान मानते हैं। वह कहते हैं कि लोक प्रशासन अलग है और निजी प्रशासन अलग है। ऐसे विचारकों में पहले विचारक हैं पॉल एच एपलबी। पॉल एच एपलबी यह लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को अलग मानते हैं। ये क्वेश्चन कंपटीशन में आता है, टीजीटी की परीक्षाओं में, पीजीटी की परीक्षाओं में, विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को अलग मानने वाला कौन विचारक है। तो पॉल एच एपलबी हैं। एपलबी कहते हैं कि लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन तीन रूपों में भिन्न है। तीन रूपों में भिन्न है। पहला, तीन रूपों में ये अलग मानते हैं। पहला कि क्षेत्र की दृष्टि से, पहला ये कहते हैं कि यह क्षेत्र के दृष्टि से अलग है। इसका क्षेत्र, प्रभाव और विस्तार अपेक्षाकृत व्यापक होता है। क्षेत्र, प्रभाव और विस्तार। लोक प्रशासन का क्षेत्र, प्रभाव और विस्तार निजी प्रशासन की अपेक्षा काफी व्यापक होता है। दूसरा कि लोक प्रशासन जो है वह जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि निजी प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। निजी प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। जैसे टाटा अंबानी की ग्रुप है, चाहे कोई भी अडानी ग्रुप है, या कोई भी ग्रुप हम ले सकते हैं जो प्राइवेट सेक्टर के हैं, वह जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। वह उनको केवल अपना लाभ दिखाई देता है। लाभ और हानि को दृष्टि में रखकर वह कार्य करते हैं, यानी कि वह केवल उनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना होता है। केवल उनका उद्देश्य क्या होता है? प्रॉफिट कमाना होता है। तीसरा अंतर ये मानते हैं कि जो लोक प्रशासन है उसका चरित्र राजनीतिक होता है। चरित्र क्या होता है? राजनीतिक होता है, यानी कि इसमें राजनेताओं के द्वारा हस्तक्षेप होता है। जैसे कि गृह विभाग में हम देख सकते हैं कि राजनेताओं के द्वारा मंत्रियों का हस्तक्षेप होता है। परिवहन विभाग में देख सकते हैं, परिवहन के क्षेत्र में मंत्रियों का हस्तक्षेप होता है। तो जो लोक प्रशासन का चरित्र होता है वह राजनीतिक होता है, यानी कि वह नेताओं और मंत्रियों के माध्यम से चलाए जाते हैं, उनके आदेशों के अनुसार चलाया जाता है। जैसे कि बिजली मंत्री, जैसे कि ऊर्जा मंत्री के आदेश से बिजली चलती है, या बिजली विभाग में, विद्युत विभाग में किसी प्रकार का संशोधन करना है, किसी प्रकार के कार्य करने हैं तो ऊर्जा मंत्री का परमिशन लेना होता है। इसी तरह से वित्त मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है, वगैरह वगैरह विभिन्न मंत्रालय हैं। तो विभिन्न मंत्रियों के अधीन ये मंत्रालय कार्य करते रहते हैं और जो अधिकारी होते हैं इन मंत्रियों के दिशा निर्देशन में कार्य करते रहते हैं। तो इस तरह से लोक प्रशासन का चरित्र जो होता है वह राजनीतिक होता है। इसी तरह से दूसरे विचारक हैं सर जोसिया स्टाम्प। सर जोसिया स्टाम्प, सर जोसिया स्टाम्प, सर जोसिया स्टाम्प, सर जोसिया स्टाम्प ने भी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को अलग अलग मानना है। इनका भी कहना है
कि लोक प्रशासन के 4 गुण ऐसे हैं जो व्यक्तिगत प्रशासन से उसको अलग करते हैं। लोक प्रशासन में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो व्यक्तिगत प्रशासन से या निजी प्रशासन से उसको अलग करते हैं, जैसे कि जनता के साथ समानतापूर्ण व्यवहार, जनता के साथ समानतापूर्ण व्यवहार, समानतापूर्ण व्यवहार। जो लोक प्रशासन होता है वह जनता के साथ समानतापूर्ण व्यवहार करता है, लेकिन जो निजी प्रशासन होता है वह जनता के साथ समानतापूर्ण व्यवहार नहीं करता है। दूसरा, बाह्य वित्तीय नियंत्रण। बाह्य वित्तीय नियंत्रण, जो वित्तीय नियंत्रण होता है लोक प्रशासन के ऊपर सरकारी नियंत्रण होता है, यानी कि लोक प्रशासन में जो वित्तीय नियंत्रण होता है वह किसका होता है? सरकार का होता है। सरकार ही धन प्रदान करती है, सरकार ही धन प्रदान करती है। उस विभाग में घाटा हो रहा है या विभाग को हानि हो रही है, इसका बहुत असर नहीं पड़ता है, बल्कि उद्देश्य उनका होता है जनता का हित करना। यदि विभाग में घाटा है तो सरकार के अनुदान के द्वारा विभाग की सरकार के अनुदान के द्वारा विभाग में जो लॉस होता है उस लॉस को पूर्ति की जाती है या लॉस को पूरा किया जाता है। लोक उत्तरदायित्व की भावना, जोशिया स्टाम कहते हैं कि जो लोक उत्तरदायित्व की भावना होती है, यह भावना लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को एक दूसरे से अलग करती है। लोक प्रशासन में लोक उत्तरदायित्व की भावना होती है, यानी कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है पब्लिक के प्रति, लेकिन निजी प्रशासन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। लाभ वृत्ति का लक्षण, फिर चौथा कहते हैं कि लाभ वृत्ति का लक्ष्य न होना, लक्ष्य न होना। जो लोक प्रशासन होता है उसमें लाभ की भावना नहीं होती है, जो लोक प्रशासन होता है उसमें लाभ की भावना नहीं होती है, लेकिन निजी प्रशासन जो है वह लाभ की भावना से ही कार्य करता है। जैसे कि 2020 और 21 के दौरान 2020 और 21 के दौरान जो कोविड का प्रकोप चला था, इसमें सरकार के द्वारा काफ़ी प्रयास किए गए थे। सरकार ने इसमें अपना लाभ हानि नहीं देखा, लाभ हानि नहीं देखा कि उसको कितना नुकसान हो रहा है। तो 2020 से सरकार ने फ्री राशन लोगों को देना शुरू किया। फ्री राशन देना शुरू कर दिया। जो फ्री राशन दिया जा रहा है, अभी तक फ्री राशन दिया जा रहा था, जो फ्री राशन दिया जा रहा है इससे सरकार पर बोझ तो पड़ रहा है, सरकार को आर्थिक क्षति तो हो रही है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या होता है? जनहित होना चाहिए, जनता की समस्याओं को दूर किया जाना चाहिए और जनता बीमार न पड़े, जनता भूखमरी का शिकार न हो, उसके लिए सरकार किसी भी प्रकार से प्रयत्न करके अपनी जनता को खुश रखना चाहती है। तो इसमें लाभ की भावना नहीं होती है, लोक प्रशासन में लाभ की भावना नहीं होती है, जबकि निजी प्रशासन में लाभ की भावना होती है। आइए अब देखते हैं कुछ शीर्षकों के अंतर्गत लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर क्या है। पहला, क्षेत्र की भिन्नता। क्षेत्र की भिन्नता। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के क्षेत्र अलग अलग होते हैं। लोक प्रशासन का क्षेत्र जो होता है सार्वजनिक होता है और जबकि निजी प्रशासन का क्षेत्र व्यक्तिगत होता है। दूसरा अंतर है उद्देश्यगत भिन्नता। उद्देश्यगत भिन्नता। निजी प्रशासन का उद्देश्य लाभ का अर्जन करना होता है, जबकि लोक प्रशासन का उद्देश्य क्या होता है? समाज सेवा होता है, विकास होता है, देश को मजबूत करना होता है। यानी कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों का उद्देश्य अलग अलग होता है। जहां निजी प्रशासन केवल लाभ के लिए कार्य करता है, वहीं लोक प्रशासन केवल देश सेवा के लिए कार्य करता है, पब्लिक की सेवा करने के लिए कार्य करता है, विकास के लिए कार्य करता है, राष्ट्र के उत्थान के लिए कार्य करता है। तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में उद्देश्यगत भिन्नता भी होती है। लोक प्रशासन में सफलता का मापदंड सार्वजनिक हित होता है, यानी कि कोई अधिकारी तभी सफल होता है जब वह अधिक से अधिक जनता उससे खुश रहे, जनता को अधिक से अधिक उस अधिकारी के द्वारा लाभ पहुँचे, यानी कि उसका प्रशासन कुशलतापूर्वक संपन्न हो, तभी सफलता, यही सफलता का मापदंड होता है, जनता को वह संतुष्ट कर ले। लेकिन जो निजी प्रशासन होता है, उस निजी प्रशासन में प्रशासक कंपनी को कितना अधिक लाभ दे दें, वह लाभ कितना अधिक से अधिक लाभ पहुंचा दें, इस लाभ को ध्यान में रखकर सफलता और असफलता का मापदंड निर्धारित किया जाता है।
व्यक्तिगत प्रशासन में लोकप्रियता अर्जित की जाती है, यानी कि जो व्यक्तिगत प्रशासन में जो कर्मचारी होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, वह अपने बॉस के प्रिय बने रहते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा नहीं होता है। लोक प्रशासन में इसमें लोकप्रियता अर्जित करने की कोई भावना नहीं होती है, केवल समाज सेवा होता है या फिर जो उनको कार्य दिए जाते हैं उस कार्य को अच्छी तरह से संपादित करना होता है। तीसरा अंतर है प्रक्रियाओं की भिन्नता। प्रक्रियाओं की भिन्नता, प्रक्रियाओं की भिन्नता। जितनी प्रक्रियाएं होती हैं वह प्रक्रियाएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। जितनी प्रक्रियाएं होती हैं, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में प्रक्रिया संबंधी भी अंतर पाया जाता है। जैसे कि लोक प्रशासन में विधि के शासन का पालन किया जाता है, विधि के शासन का पालन किया जाता है, जबकि निजी प्रशासन में ऐसा नहीं होता है। वहाँ विधि के शासन का कोई पालन नहीं किया जाता है, विधि के शासन को महत्व नहीं दिया जाता है। उसे किसी भी तरीके से एन केन प्रकारेण लाभ अर्जित करना होता है। व्यक्तिगत प्रशासन में अपनी सीमा और नियम का उल्लंघन करके एक जो अधिकारी होता है वह अधिक से अधिक लाभ देना चाहता है, कंपनी को लाभ देना चाहता है, तो यह उसकी कुशलता और प्रगति का चिन्ह माना जा सकता है। लेकिन हानि होने पर उस पर कर्तव्यहीनता का कलंक लगाया जाता है और हानि माना जाता है और उसको निकाल दिया जाता है। लेकिन लोक प्रशासन में ऐसा नहीं होता है। लोक प्रशासन में किसी को निकाला नहीं जाता है, बल्कि उसको सुधार के लिए निर्देश दिए जाते हैं। चौथा अंतर है उत्तरदायित्व संबंधी अंतर। उत्तरदायित्व संबंधी अंतर। उत्तरदायित्व संबंधी अंतर, जैसा कि पॉल एच एपेलबी और जोसिया स्टाम दोनों का कहना है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन इसलिए अलग है क्योंकि उसमें उत्तरदायित्व संबंधी भिन्नता है। लोक प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि निजी प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। लोक प्रशासक को जनता के प्रश्नों का संतोषजनक जवाब देना पड़ता है। जिसे विधायक होते हैं, जो मंत्री होते हैं, वह सदन में, जो विधायक होते हैं वह सदन में रखते हैं, जनता की समस्याओं को रखते हैं, और जो उत्तरदायित्व जो उसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो उसके मंत्री होते हैं उस विभाग से, उसको संतोषजनक जवाब देना पड़ता है। जबकि निजी प्रशासन में ऐसा कुछ नहीं होता है। निजी प्रशासन में केवल अपने ग्राहकों को संतुष्ट करना होता है। वह केवल अपने ग्राहक के प्रति उत्तरदायी होते हैं और वह केवल अपने कस्टमर को संतुष्ट करते रहते हैं। पांचवा अंतर है जन दृष्टिकोण के मान्यता संबंधी अंतर। जन दृष्टिकोण के मान्यता संबंधी अंतर। लोक प्रशासन की छोटी सी जो गलती होती है, वो लोक प्रशासन में छोटी सी भी गलती जब प्रशासक के द्वारा की जाती है तो जनता के द्वारा कटु आलोचना की जाती है, सरकार की बुराई की जाती है। जबकि निजी प्रशासन में ऐसा कुछ नहीं होता है। निजी प्रशासन में ऐसा कुछ नहीं होता है। निजी प्रशासन की गलतियों की तरफ जनता कोई विशेष ध्यान नहीं देती है। जैसे कि जियो जो मुकेश अंबानी की कंपनी है, जियो की सिम देना उसने शुरू किया जीरो बैलेंस पे। शुरू में फ्री, 6 महीने तक फ्री सिम इसने देना शुरू कर दिया। फिर उसके पश्चात उसने उस पर रिचार्ज लागू कर दिया। अब क्या है कि 3 महीने का रिचार्ज 666 रुपये में आप रिचार्ज कराइए। तो इस तरह से अब जनता इसके विरुद्ध कुछ न बोल सकी, न तो विधायक बोल सकें, न तो मंत्री इसके विरुद्ध बोल सकें। लेकिन वहीं अगर ये सरकार कार्य करती, यह कार्य सरकार के द्वारा किया जाता कि सरकार फ्री राशन देती, तो सरकार फ्री में सिम देती लोगों को और फिर उस पर बाद में रिचार्ज बाद में फिर पैसे लेने लगती, तो इस सरकार की इस कार्य की आलोचना होने लगती, जनता के द्वारा आलोचना होने लगती है। तो सरकार कोई भी कार्य करता है तो वह जनहित को ध्यान में रखकर कार्य करता है। और इसी तरह से जब सरकार के द्वारा प्रचार प्रसार किया जाता है, जनता उसमें कोई ध्यान नहीं लेती है, कोई इंटरेस्ट नहीं लेती है। लेकिन जब निजी कंपनियों के द्वारा प्रचार प्रसार किया जाता है तो जनता उसमें इंटरेस्ट लेने लगती है। इसी तरह से लोक प्रशासन के इलीगल कार्यों को हम हाई कोर्ट में या कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, कोर्ट में ले जा सकते हैं, लेकिन निजी प्रशासन के संदर्भ में यह बात लागू नहीं की जा सकती है।
कभी कभी यह देखा जाता है कि लोक प्रशासन की गलतियों को जनता सह लेती है, क्योंकि उनको डर लगता है कि वह लोक प्रशासन के विरुद्ध या लोक प्रशासन के विरुद्ध या अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत करेंगे तो जो सरकारी अधिकारी होंगे वह तरह तरह से उनको प्रताड़ित करते रहेंगे। लेकिन निजी प्रशासन में ऐसा नहीं होता है। निजी प्रशासन की कोई गलती की जाती है, निजी प्रशासन के द्वारा कोई गलती किया जाता है तो जनता तुरंत एक्शन लेती है और जनता तुरंत उपभोक्ता फोरम में जाती है या कोर्ट में जाती है और वहाँ पर सुनवाई वहाँ पर मुकदमे दर्ज करवाती है और फिर मुकदमा चलता रहता है। तो लोक प्रशासन तो निजी प्रशासन से जनता को किसी प्रकार का डर नहीं रहता है, जबकि लोक प्रशासन से जनता को डर बना रहता है। छठा है वित्तीय प्रशासन की भिन्नता। वित्तीय प्रशासन की भिन्नता। वित्तीय प्रशासन की भिन्नता। लोक प्रशासन का जो कार्य होता है, लोक प्रशासन के वित्तीय कार्यों पर जनता का नियंत्रण होता है, क्योंकि सरकार में किसका पैसा लगा होता है? जनता का पैसा लगा होता है। लोक प्रशासन में जनता का पैसा होता है, तो लोक प्रशासन किसी तरह का कार्य करते हैं तो उस पर जनता का नियंत्रण स्थापित होता है। जनता आरटीआई से जवाब मांग सकती है, विभिन्न साधनों के माध्यम से उन पर नियंत्रण स्थापित कर सकती है। लेकिन निजी प्रशासन में ऐसा कुछ नहीं किया जाता है। निजी प्रशासन में धन जो होता है वह लाभ के द्वारा अर्जित होता है और उस पर जनता का नियंत्रण नहीं रहता है। यदि निजी प्रशासन में लाखों का घोटाला होता है तो संसद में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, लेकिन सरकारी विभाग में कहीं भी 1 रुपये का घोटाला हो जाता है तो संसद में क्वेश्चन उठाए जाते हैं, उस अधिकारी के विरुद्ध जांच बैठाई जाती है और उसको निलंबित किया जा सकता है, उसको नौकरी से निकाला जा सकता है, इत्यादि अनेक प्रकार के एक्शन लिए जा सकते हैं। 7वां है सुरक्षा का अंतर। सुरक्षा की भावना का अंतर। सुरक्षा की भावना का अंतर। जो लोक प्रशासन होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसमें जो कर्मचारी होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, उनको सुरक्षा अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, सुरक्षा की भावना होती है, उनके अंदर सुरक्षा की भावना, सेवा सुरक्षा की भावना अधिक रहती है। जबकि निजी प्रशासन में सेवा सुरक्षा की भावना नहीं होती है, क्योंकि उनकी नौकरी अस्थायी नहीं होती है। वो यदि निजी प्रशासन में यदि निजी कंपनियों के द्वारा या निजी संगठनों के द्वारा व्यक्तियों को या कर्मचारियों को अपनी कंपनी से निकाल दिया जाता है तो वह किसी प्रकार का केस नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो लोक प्रशासन होता है, लोक प्रशासन में किसी अधिकारी के साथ ऐसा किया जाता है तो वह कोर्ट में जा सकता है। चूँकि जो व्यक्ति एक बार नियुक्त हो जाता है वह 62 वर्ष तक या 65 वर्ष तक अपनी सेवा में बना रहता है। लोक प्रशासन में व्यक्ति 62 वर्ष तक या 65 वर्ष तक सेवा में बना रहता है। लेकिन जो निजी प्रशासन होता है उसमें कर्मचारियों की सेवा अस्थायी नहीं रहती है, वह कर्मचारी बदलते रहते हैं, कभी इस कंपनी में कभी उस कंपनी में, वह अपनी सेवा इधर उधर देते रहते हैं। उनको निकाला जा सकता है, उनको हटाया जा सकता है, तो उनकी नौकरी निश्चित नहीं होती है। हमेशा असुरक्षा की भावना रहती है, असुरक्षा का भय बना रहता है कर्मचारियों पर। प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों पर हमेशा या निजी प्रशासन के कर्मचारियों पर हमेशा असुरक्षा का भय बना रहता है। और वहीं जो लोक प्रशासन होता है उसमें यदि अधिक आय अर्जित हो जाती है, अधिक लाभ हो जाता है, लोक प्रशासन में अधिक लाभ हो जाता है तो उस अधिक लाभ को जनता में फिर उस अधिक लाभ के द्वारा अर्जित किया गया जो पैसा होता है वो पैसा जनता में लगा दिया जाता है। जबकि निजी प्रशासन में जब कंपनी को अधिक लाभ होता है तो वो सारा पैसा पूंजीपतियों की जेब में चला जाता है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में ढेर सारे अंतर दिखाई देते हैं। अंतर जोसिया स्टाम्प और पॉल एच एपेलबी के द्वारा बताया गया है। आपके सेकेंड पेपर के प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से यह यूनिट फर्स्ट है, जिसमें करीब यूनिट फर्स्ट में मैंने आपको लोक प्रशासन का अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र, प्रकृति, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन बता दिया है। फर्स्ट यूनिट में अभी बताना है लोक प्रशासन का महत्व, आधुनिक राज्यों में लोक प्रशासन की भूमिका। अभी इसमें थोड़ा सा और बचा है जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। आप लोग लोक प्रशासन के लिए विभिन्न पुस्तकें ले सकते हैं, जैसे एम.पी. शर्मा की पुस्तक है। एम.पी. शर्मा की पुस्तक मार्केट में उपलब्ध है।
मार्केट में एम.पी. शर्मा की ले सकते हैं, बी.एल. फड़िया की पुस्तक, बी.एल. फड़िया की भी पुस्तक बहुत ही अच्छी है, इसको भी आप ले सकते हैं। और एस.सी. सिंघल की भी पुस्तक आई है, एस.सी. सिंघल, एस.सी. सिंघल की पुस्तक आई है, एस.सी. सिंघल की भी पुस्तक ले सकते हैं। मार्केट से जो भी अवेलेबल हो वह पुस्तक आप ले सकते हैं। वैसे मेरी भी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर आ रही है, जो कि जुलाई में उपलब्ध हो जाएगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में बीए सेकेंड सेमेस्टर, बीए सेकेंड ईयर, फोर्थ सेमेस्टर से जो आप लोगों का अभी बचा हुआ है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, मैं यूनिट 7 स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा मेरी उर्स्टोनेक्राफ्ट और रोजा लग्जमबर्ग, सिमोन डी बोवार, ये 3 विचारक मैं आपको बताऊंगा। मेरा वीडियो आप लोग देखते रहिए, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर भी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।